1959 को आखिरकार यह अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे। क्योंकि यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से यह ट्रक और इसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहां के लोग उनका वेलकम करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी और भी इंक्रीज होती जा रही थी। जब यह ट्रक पेरिस से गुजर रहा था, तो वहां की पुलिस ने उन्हें भीड़ वाले इलाकों से गुजरने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहां तक कि पेरिस के मेयर ने उनके क्रू को अपनी तरफ से दावत भी दी थी। इस सफर को एक वीक हो चुका था। मार्सेई से पहुंचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया, क्योंकि अब उन्हें समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पर पहुंचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर उतर चुका था और अब उनके सफर का सबसे मुश्किल फेज शुरू हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें अफ्रीका के सबसे बड़े रेगिस्तान से गुजरना था और उस वक्त यहाँ पर मौसम बहुत गर्म था। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ मौजूद क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी डर मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट का भी सामना था, क्योंकि जिस रेगिस्तान से वे लोग गुजर रहे थे, उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छिपे होते थे। वे लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए ट्रक और इसके क्रू को हॉस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को रेगिस्तान के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी फराहम की और उन्हें खास इंस्ट्रक्शंस दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उन्हें इस रेगिस्तान से गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस रेगिस्तान में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी, उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी। हर बार जब ट्रक फंस जाता था, तो इसे रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का यह मिशन अब उनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का डर था, तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रख दी थी और सोने पर सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहीं फंस गया, तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। रेगिस्तान से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए मंजिल की ओर बढ़ते गए। आखिरकार वे इस रेगिस्तान को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रविल तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रविल पहुंचने पर उनका भरपूर वेलकम किया गया। सबको सिर्फ यह जानने की जल्दी थी कि 28 दिनों के सफर और मुश्किल कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत इंगीज तौर पर जब ट्रक का कंटेनर खोला गया, तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल सफर के बाद हैरत इंगीज तौर पर आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलोग्राम बर्फ रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक एक ही पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी यह चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और यह बर्फ तोड़कर गेबॉन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। उनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही एक अगली शानदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो में।